मैं रितु गोयल भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर से कक्षा 11 का टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में संकरण के बारे में आज तुम्हें बताऊंगी। संकरण क्या होता है? संकरण तुमने 10th में संकरण के बारे में पढ़ा होगा बायो में, है ना। बायो में क्या होता है? मेंडेल ने मटर के प्लांट्स पे संकरण किया, लेकिन अब हम यहाँ केमिस्ट्री में ऑर्बिटल्स का संकरण पढ़ेंगे। बायो में क्या हुआ था? नई उससे हाइब्रिड्स किया, और हाइब्रिड्स जो प्लांट्स बनते हैं उनके लक्षण बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका भी हम संकरण करके नया कंपाउंड प्राप्त करते हैं, और नए कंपाउंड्स में किस तरह का संकरण है ये हमें ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ऑर्बिटल्स की जानकारी होनी चाहिए। ऑर्बिटल्स क्या हैं? यदि हम कोई भी क्लासिफिकेशन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं 1s2, 2s2, 2p2, है ना, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए s क्या है, p क्या है। तो इसकी मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ याद करने की। ये न्यूक्लियस होता है, फिर ये K शेल है, L, M, N, O, ये शेल्स हैं। नंबर ऑफ शेल्स 1, 2, 3, 4, 5। ये N की वैल्यू होती है बच्चों, शेल नंबर। ये कोश संख्या है, और फिर इसमें होते हैं सब शेल उपकोश। इसमें एक ही होता है S, इसमें sp, spd, और इसमें spdf और spdfg। ये ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक। S का मीनिंग होता है स्फेरिकल, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूजन, F फॉर फंडामेंटल और G फॉर जिएंट, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत छोटी सी ट्रिक है। स्कूल एक बात को हम 2 बार बोलेंगे। स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसके बिना संकरण नहीं पढ़ सकते तुम। तो देखो पहला जो है 1s, क्योंकि s ऑर्बिटल 1 से स्टार्ट हुआ है, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। s पूरे हो गए हमारे ऑर्बिटल्स। अब p के लिए देखो, जो p ऑर्बिटल है वो सेकंड सेल से स्टार्ट होता है। 2p, 3p, 1p नहीं होता, ठीक है। 4, 5, 6 एंड 7, ये भी कर दिया हमने। अब थर्ड में देखो d ऑर्बिटल थर्ड शेल से शुरू हो रहा है। 3d, 4d, 5d, 6d। ऐसे ही तुम f और g का कर लेना, ठीक है। अभी हमें यहीं तक ज़रूरत पड़ेगी। देखे ज़रा, ये जो शेल्स हैं ये एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए क्रम में हैं। इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउलू रूल। ये तुमने पढ़ रखा है। अब हम ये देखेंगे कि संकरण जो होता है वो उसमें किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स और क्या भाग लेते हैं। s ऑर्बिटल की शेप होती है गोलाकार, p ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है। ये है py। यदि ये x एक्सिस में है तो ये px होता है, और pz लाइक दिस, ये pz ऑर्बिटल है। अब हम यहाँ बस s और p के बारे में ही जानेंगे। s ऑर्बिटल की शेप गोलाकार होती है। अब जब इसमें बॉन्डिंग होती है, ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो इनकी पाई और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। सिग्मा बॉन्ड होते हैं जो एक्सिस पर तैयार होते हैं, जो अक्ष पर बनते हैं। अक्ष पर जैसे एक s ऑर्बिटल है ये, और p ऑर्बिटल, ये
एस ऑर्बिटल हमेशा अपनी अक्ष पर ही रहता है। अक्ष से मतलब है इस तरह से, बॉल एस ऑर्बिटल की शेप बिल्कुल गेंद की तरह है। बॉल को तुम चाहे जैसे भी घुमा कर रख दो वो तुम्हें एक जैसी दिखेगी, गोलाकार 3D स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल जब भी कहीं संकरण में भाग लेगा तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। सिग्मा बॉन्ड मतलब अक्ष पर बनने वाले बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। दो परमाणु ऑर्बिटल्स के अक्षीय अतिव्यापन से बनने वाला बंध सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, एस और पी। अब आप पढ़ते हैं हम पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है? जब परमाणु ऑर्बिटल्स लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, ये देखो ये और ये जो बॉन्डिंग हुई ये क्या है? ये पाई बॉन्डिंग है। बिल्कुल साइड से ओवरलैपिंग की इन्होंने, दो ऑर्बिटल्स खड़े हैं और वो ऐसे ओवरलैप कर गए, ठीक है। तो ऐसी बॉन्डिंग को हम पाई बॉन्डिंग कहते हैं। यदि कहीं पर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा है। यदि डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई है। और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो बीच वाला सिग्मा होता है और ऊपर नीचे वाले पाई बॉन्ड होते हैं। अब देखो जरा इसमें जो संकरण है वो क्या है, क्या डेफिनेशन बनेगी हाइब्रिडाइजेशन की। परमाणु ऑर्बिटल्स का, कौन से परमाणु ऑर्बिटल्स का? जिनका एनर्जी लेवल डिफरेंट है, अलग अलग है। जब वो आपस में मिक्स करके ओवरलैपिंग कर लेते हैं तो उनसे बनने वाले हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम हो जाता है। तो हम दो वर्ड इसमें याद रखेंगे, असमान और समान। इसी से डेफिनेशन बन जाएगी। देखो जब दो या दो से अधिक असमान ऊर्जा स्तर के परमाणु ऑर्बिटल्स मिलकर आपस में उतने ही, मतलब जितने जुड़ेंगे उतने ही बनेंगे, समान ऊर्जा स्तर के नए परमाणु ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, तब इस घटना को हम संकरण कहते हैं। संकरण कितनी तरह का होता है? संकरण कई तरह का होता है, जैसे sp3, sp2, sp3d है ना, और sp3d2, dsp3। देखो ये तुम्हें देखने में सेम लग रहे होंगे बच्चों, लेकिन ये डिफरेंट होते हैं, है ना। अब देखेंगे हम sp3 संकरण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखो जरा sp3 संकरण क्या है। इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मेथेन CH4, जिससे तुम बहुत ज़्यादा परिचित हो। मेथेन में क्या हो रहा है? एक कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर है CH4, ये होता है। इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2 2s2 2p4। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6th इलेक्ट्रॉन है, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और जो शेल होता है उसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं। ये कौन सा शेल हुआ? वैलेंस शेल, है ना। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये ही क्या करते हैं? बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। बॉन्ड बनाने में ऑर्बिटल्स हिस्सा लेते हैं, ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2 2s2 2p4। हमने इसका ये ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स देखे, इसके ऑर्बिटल्स में इस टाइम 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, है ना।
दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इससे आने वाली दो चीज़ें इससे पेयर्ड हो सकती हैं और दो जुड़ सकती हैं। इस एग्जाम्पल में देखो तुम, कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4। यहाँ ये कितनों को जोड़ सकता है, 2 को। कार्बन जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उन सब में कार्बन है। एनिमल्स, प्लांट्स, लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं उन सभी में कार्बन है। और कार्बन के दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स ज्ञात हैं, इसलिए कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं है जिसमें कार्बन की वैलेंसी 2 शो होती हो। कार्बन अभी अपने सभी कंपाउंड्स में 4 वैलेंसी शो करता है। अब कार्बन क्या करेगा, इसे तो 4 हाइड्रोजन एटम्स को जोड़ना है, तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, उत्तेजित अवस्था में। कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में इसका ये 2p ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन ये कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का बच्चों, 1s2 2s2 2p2। अब इसका ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, देखो जरा, यहाँ से ये आ गया यहाँ पर। अब इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब इनकी शेप देखो जरा, s, ये कार्बन का 2s ऑर्बिटल है और इसकी शेप है राउंड, गोलाकार। इसकी शेप कैसी है, डम्बल शेप। इसकी भी डम्बल शेप है और इसकी भी डम्बल शेप है। अब इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन में देखो जरा, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s1, ठीक है। हाइड्रोजन 1s1 में s ऑर्बिटल ही यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आया, पहले का, इसका, ठीक है। ये इसने कौन सा बॉन्ड बना दिया, सिग्मा, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया है कि जब भी s ऑर्बिटल कहीं एक होगा या 2 होंगे तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ये डम्बल शेप है। अब दूसरे हाइड्रोजन की बात करते हैं, दूसरा का भी यही कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें ये आ जाएगा ये, फिर ये s ऑर्बिटल आ गया तो फिर ये सिग्मा फॉर्मेशन हो गई। तीसरा हाइड्रोजन ये इसमें फिर आ गया यहाँ पर बॉन्डिंग करने के लिए, ये फिर सिग्मा फॉर्मेशन हुई, बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये अब यहाँ पर चौथा हाइड्रोजन एटम फिर जुड़ेगा, फिर ये बॉन्डिंग करेगा और ये चौथा, ठीक है। इस तरह से कार्बन ने अपने साथ चारों हाइड्रोजन एटम्स को सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जोड़ा है। यदि कहीं 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। sp3, इस कार्बन पर कौन सा संकरण हुआ, sp3। देखो जरा sp3 कैसे है, यहाँ से प्रूव हो रही है ये बात। एक s ऑर्बिटल यूज़ हुआ और 3 p ऑर्बिटल्स यूज़ होते हैं, तो इसलिए इसका जो संकरण है वो sp3 है। अब हम sp2 संकरण के बारे में देखेंगे। sp2 संकरण का एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये है इथाइलिन, है ना। इसे हम और खोलकर कैसे लिख सकते हैं, इसकी बॉन्डिंग, जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये सिग्मा बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड है, ऐसे भी लिख सकते हैं ये। अब देखते हैं, अब जैसे यहाँ पर 2 कार्बन हैं तो दोनों कार्बन पर अलग अलग टाइप का संकरण हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ये हम फाइंड करेंगे अभी कैसे। देखो यहाँ 2 कार्बन हैं तो हमें 2 का ही कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का एक एटम, ठीक है,
अब मैं कार्बन का दूसरा एटम इसकी साइड में ही बना रही हूं बच्चों, ये कार्बन एटम है ना, और ये भी कार्बन एटम। अब देखें जरा, इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो किस तरह से होगी। एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। एक कार्बन से दो हाइड्रोजन एटम्स सिग्मा बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड हैं। अब यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है ये बिल्कुल उसी तरह अटैच होगा जैसे अभी हमने करा था। इस कार्बन से ये एक हाइड्रोजन एटम जुड़ गया। यहाँ कार्बन एटम जो था उसकी शेप कैसी थी, गोलाकार, राउंड शेप। जो हाइड्रोजन एटम आया उसकी शेप कैसी है, उसकी भी ये है, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर इनकी शेप कैसी है, डंबल शेप, क्योंकि ये p ऑर्बिटल्स में है, p ऑर्बिटल्स हैं ये। अब इस p ऑर्बिटल को देखो, ये भी, इसकी भी सेम यही कंडीशन है, ये इसका s ऑर्बिटल, ये मैंने कार्बन के ड्रा किए हैं। अब इस कार्बन से ये जुड़ गया हाइड्रोजन एक, फिर इस कार्बन से ये दूसरा हाइड्रोजन मैंने अटैच कर दिया, ये जुड़ गया। अब बिल्कुल इसी तरह मैं इनके लिए कर रही हूँ, ये एक H और ये दूसरा H, ठीक है। अब ध्यान दे जरा, अब इसमें जो बॉन्ड बनेगा इसमें हमें पता है एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक। सिग्मा और पाई बॉन्ड में पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड का मतलब है ऐसे अक्ष पर बॉन्डिंग होगी। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं इस तरह खड़े हुए हैं, तो तुम ये देखो, यदि ये साइड में हैं तो ये रोटेट कर जाते हैं, घूम जाएंगे, और घूमकर इनकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये घूम गए अक्ष पर। तो दो p ऑर्बिटल्स ने अक्ष पर ओवरलैपिंग कर ली इस तरह से, ठीक है। जब अक्ष पर बॉन्डिंग हो जाती है तो इसके ऊपर दूसरी अक्ष नहीं तैयार हो सकती, तो इसके लिए क्या होता है, ऑर्बिटल्स ऐसे यदि यहाँ पर है और ये ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर, तो उन्हें जुड़ना है तो वो आपस में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं। यानी कि जो ये दो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करेंगे, अब ये साइड बाय साइड जुड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से इन दोनों ऑर्बिटल्स में ये और ये बॉन्डिंग होगी। कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह से पास पास आ जाएंगे और ये बॉन्ड श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तुम ये देखो, यदि यहाँ पर ये अक्ष तैयार है, इसके यहाँ और यहाँ से कोई पास आने वाला नहीं है, तो ये फ्री है बिल्कुल, इसकी जितनी लेंथ है उतनी ही रहेगी। लेकिन यदि यहाँ और यहाँ से ऑर्बिटल्स पास पास आ रहे हैं तो वे इस बॉन्ड लेंथ को कम करेंगे, तब पास आएंगे ऐसे, और जब वे पास आ जाएंगे तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, ठीक, और जो डबल बॉन्ड लेंथ है वो उससे छोटी, और जो ट्रिपल बॉन्ड लेंथ है वो सबसे छोटी होती है, ठीक है। अब यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड बना और ये पाई बॉन्ड बना, ये इसके ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं कार्बन कार्बन के आपस में। इन्होंने पाई बॉन्ड बनाया, इन दोनों ने मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये सिग्मा बना और ये पाई बना, ये सिग्मा और ये सिग्मा। अब एक कार्बन का हिसाब लगाओ कि इस पर कौन सा संकरण है। एक कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 1 2 3, ठीक है। और ऑर्बिटल्स कौन से यूज़ हुए, एक s ऑर्बिटल यूज़ हुआ और 2 p ऑर्बिटल्स यूज़ हुए। पाई को नहीं काउंट करना है हमें, हम संकरण निकालते वक्त कभी भी पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करते। तो इस कार्बन पर संकरण हुआ sp2, ठीक है। इसी तरह इस कार्बन पर देखो, इस कार्बन पर भी ये सिग्मा बॉन्ड, ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड, तो ये
जो बॉन्ड बना ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड बने और इससे जो संकरण बना वो भी sp2 संकरण बना है। ठीक है, ऐसे ही हम sp संकरण को देख सकते हैं। sp में क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है, और यहाँ से एक H कम हो जाएगा क्योंकि कार्बन अपने सभी कंपाउंड्स में 4 वैलेंसी शो करता है, तो यहाँ ये H और ये भी H। अब मैं इसी में तुम्हें चेंज करके दिखाऊंगी जरा, एक कार्बन दूसरा कार्बन। ठीक है, ये देखो बच्चों, यहाँ पर दोनों कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में है। एक कार्बन से अब एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम जुड़ गया। ठीक, यहाँ पर दूसरे कार्बन से ये जुड़ गया, ये हाइड्रोजन। कौन सा बॉन्ड बना, देखो यहाँ भी शो हो रहा है और यहाँ भी ये S और S के बीच सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ही यहाँ पर कार्बन का जो ऑर्बिटल था वो भी S ऑर्बिटल था और हाइड्रोजन का भी S ऑर्बिटल है, तो इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड बना। अब यहाँ इन तीनों बॉन्ड में बीच वाला सिग्मा बॉन्ड है और ऊपर नीचे वाले पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है। अब पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा यानी कि आधार तैयार होगा इसके लिए, तो बिल्कुल उसी तरह ये वाले ऑर्बिटल्स रोटेट कर जाएंगे और ये एक्स एक्सिस पर बॉन्ड बना देंगे, ये बनाया इन्होंने। फिर ये वाला p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे साइड बाय साइड और पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे। इसी तरह से ये और ये वाला p ऑर्बिटल भी पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से ये देखो, ये सिग्मा बॉन्ड बना और इसने यानी कि ये वाला सिग्मा बॉन्ड बना, इसने और इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया आपस में, ये सिग्मा बॉन्ड बना और ये सिग्मा बॉन्ड बना। तो एक कार्बन पर कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 2। ये 2 पाई बॉन्ड बनाने में यूज़ हुए, तो इसलिए इस पर जो संकरण है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये sp, और इस कार्बन पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, ये हमने अभी स्ट्रक्चर से सीखे हैं। यदि डायरेक्ट निकालने के लिए आ जाता है तो बहुत इजी मेथड है संकरण ज्ञात करने का। देखो जरा, कई मेथड्स हैं इसके निकालने के, मैं तुम्हें 1-2 समझा देती हूँ। कार्बन की चेन में हम कैसे निकालेंगे संकरण, कार्बन की कोई भी चेन फाइंड कर लें, ये बना ली हमने, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ये देखो बच्चों, ये एक कार्बन की चेन बनाई है। अब यहाँ पर हमें केवल सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं। अभी मैंने पहले भी बताया था, यदि सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, डबल है तो 1 सिग्मा 1 पाई, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई। कहने का क्या मतलब है, चाहे बॉन्ड सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, हमें सिग्मा 1 ही काउंट करना है वहाँ पर। एक का मतलब है कि हमें 1 काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड को हम नहीं गिनेंगे। अब यहाँ देखें जरा, यहाँ 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। यदि बॉन्ड जितने सिग्मा है उतना ही संकरण होगा। एस का 1 ऑर्बिटल होता है, पी के 3 होते हैं, डी के 5 होते हैं, जितने यूज़ हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग संकरण हो जाएगा। 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इस पर हो गया sp3 संकरण। इस कार्बन पर, इसमें गिनो जरा,
एक एक बॉन्ड गिनना है बस चारों तरफ इसके, 1 2, तो ये हो जाएगा sp, 1 2 sp। ऑर्बिटल्स की संख्या भी उतनी आनी चाहिए। अब ये देखो 1 2 3 sp2, 1 2 3 4 sp3, और ये भी sp3। ये जो H हैं ये भी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट हैं इधर तीन तरफ, 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन की चेन में हम इस तरह से संकरण निकाल लेते हैं। और यदि कार्बन के अलावा कोई और कंपाउंड है जिसमें अदर एटम्स हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है, जैसे हमें निकालना है NH4 पॉजिटिव में, N एटम पर हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, तो इसके लिए फार्मूला होता है संकरण बराबर या हाइब्रिडाइजेशन बराबर 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। V वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p3, तो बाहरी कोश में इसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5। अब इससे मोनोवैलेंट एटम कितने जुड़े हुए हैं? मोनोवैलेंट का मतलब है जो जुड़ने वाले एटम्स हैं उनकी वैलेंसी क्या है। जैसे हाइड्रोजन का एक है 1s1, एक ही वैलेंसी है इसकी। एक वैलेंसी वाले कितने एटम्स हैं जो सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं? वैसे तो फर्स्ट एक है, लेकिन वो सब क्या बनाते हैं? वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और हमारे हेलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये और हाइड्रोजन यदि है तो हम एक काउंट करेंगे, जितने जुड़े हुए हैं उतने काउंट करेंगे। हाइड्रोजन 4 जुड़े हुए हैं तो 4 काउंट करेंगे। ये क्या है? ये कटायन है, ठीक। जितना चार्ज पॉजिटिव है उतने माइनस कर दो। अनायन में नेगेटिव चार्ज होता है उतना प्लस कर देते, अपोजिट कर देते हैं। अब ये क्या हुआ? 1/2 9 - 1। अब यहाँ पर ये 1/2 × 8 इज इक्वल टू 4, और 4 का मतलब इसमें आ गया sp3 संकरण। इसका एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। फास्फेट PO4 ट्रिपल नेगेटिव, PO4 ट्रिपल नेगेटिव में देखो बच्चों, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 285। फिर यही फार्मूला लगाओ, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 V प्लस M। अब ये अनायन है तो ये प्लस हो जाएंगे जितना चार्ज है। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। मोनोवैलेंट एटम कितने जुड़े हुए हैं? इससे ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी हम काउंट करते हैं कितनी है? ऑक्सीजन का नंबर 8 2 6। इसे अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। तो इसलिए इसको कुछ भी नहीं काउंट कर देंगे क्योंकि मोनोवैलेंट एटम नहीं जुड़ा है। हमें यहाँ पर केवल ऐसे एटम्स को जोड़ना है जिसकी वैलेंसी 1 है। यदि वैलेंसी 2 3 है तो उन्हें हम 0 काउंट करेंगे। अब अनायन कितने हैं? 3, तो 3 प्लस कर दो, तो ये भी आ गया हमारा 8/2 इज इक्वल टू 4, और ये आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब मुझे लगता है आपको ये टॉपिक अच्छे से आ गया होगा बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू बच्चों। हमने जो संकरण समझाया उसके आधार पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी शेप और ज्योमेट्री भी निश्चित होती है। यानी कि यदि तुम्हें संकरण पता है तो तुम बता सकते हो कि उसकी शेप कैसी है और उसमें कितने डिग्री का एंगल है, ये फिक्स है। यदि sp संकरण है तो sp में क्या होगा? sp ये शेप ऐसी होगी, ये देखो ये है ना, और इसके बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर लीनियर होगी, बिल्कुल सीधी। ठीक है, स्ट्रक्चर
में विकृति कब आती है? जब उसके पास लॉन पेयर होता है। लॉन पेयर आते ही उसके बीच का एंगल बढ़ जाता है। अब sp2 संकरण में देखो, यदि sp2 संकरण है तो स्ट्रक्चर होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर में देखो बच्चों किस तरह की शेप होती है, ये 3 और एक ये इस तरह से, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। ये देखो बिल्कुल, है ना, ये बन गया। और यदि यहाँ पर ये हटा दिया जाए, एक लॉन पेयर आ जाए, लॉन पेयर वो होता है जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता, है ना, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, ये जो 120 डिग्री का एंगल था ये बढ़ जाएगा और ये बेंट हो जाएगी। एंगल 120 डिग्री से ज़्यादा होने पर ये झुक जाएगी स्ट्रक्चर। अब sp3 संकरण में देखें, sp3 में टेट्राहेड्रल होता है और इनके बीच का जो एंगल है वो 109.5 डिग्री होता है। और यहाँ पर ये देखो ट्राइगोनल पिरामिड हो जाती है ये शेप। और इसका यदि एक और हटा दिया जाए यहाँ से ये, तो यानी कि ये 2 रह गए और ये 109.5 डिग्री से ज़्यादा का एंगल हो जाता है। अब यदि dsp3 संकरण है या sp3d है तो उसमें इस तरह से बॉन्डिंग होती है। ये देखें आप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 एटम्स जुड़े हुए हैं सेंट्रल एटम से। और इनके बीच का जो एंगल है ये देखो, ये 90 डिग्री है बेटे यहाँ से, और इनके बीच में यहाँ से ये 120 डिग्री का एंगल होता है। और यदि यहाँ से ये हट जाए, ठीक, ये, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है। ये 180 डिग्री बिल्कुल सीधा, और ये 90 डिग्री, और ये 120 डिग्री का एंगल हो जाता है। ये जो इंडिकेट किए हुए हैं, ये मैंने 3 तरह से इंडिकेट किए हुए हैं। जो ये लाइन है ये बिल्कुल प्लेन के पैरेलल है, इस तल के समतल है, और ये हमारे पास है, और ये बैक साइड में होती है ये लाइन। यदि एक और हटा दिया जाए तो ये देखो, यानी कि 2 लॉन पेयर हैं तो क्या हो जाएगा, ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी, ये टी शेप्ड हो गई और इस पर 2 लॉन पेयर उपस्थित हैं, ये टी शेप्ड हो जाएगी स्ट्रक्चर। और यदि एक और हट जाए, यानी कि 3 लॉन पेयर हो जाए इसमें, ये यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगी और इसमें 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब बच्चों मुझे लगता है कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।